हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अगस्त 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे करंट अफेयर्स जो है वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। देखो, अगर आपने पहले ये दर्पण पढ़ रखा है तो यहाँ पे आपका जो है वो फुली रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, सेम पैटर्न पे जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और आपको ये बता दें कि पिछले एक साल का जो है वो प्रतियोगिता दर्पण आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप इसे जो है हमारे जो प्रतियोगिता दर्पण का प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाके जो है देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप यहाँ से स्कैन करके भी जो है ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं, या फिर इस ग्रुप का जो है जो लिंक है वो आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं आज के प्रतियोगिता दर्पण की। तो देखो, जो अगस्त 2024 का प्रतियोगिता दर्पण है उसे हम लोग दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में जो है वो हम नेशनल और इंटरनेशनल इन दो न्यूज़ों को कवर करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा, पार्ट 2 में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका इकोनॉमिक्स, फिर मिसलेनियस जिसमें अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद फिर निधन हो गया, डे एंड डेट्स हो गए, इसके अलावा बुक एंड ऑथर और भी जो मिसलेनियस चीज़ें हैं वो सारी जो है आपका बुक कवर होगा। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के न्यूज़ होते हैं वो भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पार्ट 2 में जो है देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। तो देखो, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू ने जो है जो वर्तमान गवर्नमेंट थी बाई एस जगनमोहन रेड्डी की, उस गवर्नमेंट को हटा के जो है चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी है। आपको ये भी मालूम होगा कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए के एक घटक दल हैं और ये लोकसभा में भी जो है एनडीए के पार्ट रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू जो है ये 4th बार जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ पे टोटल जो है 175 सीटें हैं और उसमें से 175 में से जो है 135 सीटें जो है वो ये चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है इन्होंने जो है जीती है। अर्थात तेलुगु देशम पार्टी जो है वो 135 सीटों पे बहुमत हासिल करके यहाँ पे अपना सरकार बनाई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तेलंगाना कब एक अलग राज्य के रूप में स्थिति में आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जून 2014 को। देखो, 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और वो अधिनियम कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत ये चीज़ें हुई थी। उसी टाइम बोला गया कि तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में बनेगा। हालांकि इसका मांग जो है वो आज़ादी के टाइम से ही किया जा रहा था। अब उस टाइम हुआ ये था कि जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है दोनों की राजधानी जो है एक ही जगह होगी, वो होगा हैदराबाद। लेकिन ये प्रोविज़न जो है वो 10 साल के लिए ही था। ये प्रोविज़न कितनी साल के लिए था, तो 10 साल के लिए। 10 साल चूँकि हो चुके हैं इसलिए अब जो है हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रहेगी। अब ये संयुक्त राजधानी के रूप में नहीं रहेगी। तो बात आती है कि तो फिर आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है वो आपका हो जाएगा अमरावती। देखो, बात हो रहा था 3C के बारे में कि जो पहले की गवर्नमेंट थी वो बोल रही थी कि हम 3C फार्मूला पे चलेंगे। 3C फार्मूला का मतलब ये होता है कि 3 राजधानियाँ होंगी। एक आपका जो है विधायी राजधानी होगा, दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक राजधानी होगा, और तीसरा जो है न्यायिक या जुडिशियरी कैपिटल होगा। तो इस तरीके से 3 राजधानी का जो है कॉन्सेप्ट पिछली गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि अमरावती को ही जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई जाएगी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग मुख्यमंत्री का डिस्कस क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि 18वां जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, 18वीं लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ जो है 4 राज्यों में वो विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। उसमें एक राज्य जो है वो आपका आंध्र प्रदेश था, दूसरा राज्य जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ओडिशा और 4th जो है वो आपका सिक्किम था। तो इन 4 राज्यों में भी जो है
वो 18वीं लोकसभा के साथ साथ यहाँ पे चुनाव हुए थे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा के साथ किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ था। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। तो इनकी जो है जो मुख्यमंत्री बने उसी लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जो है वो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो नवीन पटनायक जो पिछले 24 वर्षों से जो है उड़ीसा में मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे थे, उनका जो है इन्होंने स्थान लिया है। और नवीन पटनायक का संबंध जो है वो बीजू जनता दल से है, बीजू जनता दल, जबकि मोहन चरण मांझी का संबंध जो है वो बीजेपी से है। और पहली बार जो है बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे उड़ीसा में बनी है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन है प्रेम सिंह तमांग, पेमा खांडू, चंपई सोरेन या एन बीरेन सिंह। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पेमा खांडू। पेमा खांडू, और ये 3rd बार जो है वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। चंपई सोरेन की अगर बात करें तो चंपई सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री थे। अभी तो चेंज हो गया, वापस से हेमंत सोरेन आ गया, लेकिन उसके पहले जो है वो चंपई सोरेन थे। जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तब चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन से हैं। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग को जो है सिक्किम का मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये 2री बार जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम की राजधानी आपको मालूम होगा, सिक्किम की राजधानी जो है आपका गंगटोक है। अगला है क्यूएस रैंकिंग 2025 के अनुसार विश्व के टॉप 1500 उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं। पूछा ये जा रहा है कि क्यूएस रैंकिंग जो 2025 की जारी की गई है, ये जारी किया गया है जून में, ठीक है, जून 2024 में जारी किया गया। नाम है क्यूएस रैंकिंग 2025। तो उसमें विश्व के जो 1500 टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनकी बात की गई है। तो उसमें भारत के कितने संस्थान शामिल हैं, तो उसमें भारत के जो है वो 46 संस्थान शामिल है। कितने, 46 संस्थान जो हैं इसमें शामिल हैं। वहीं अगर 1500 में, लेकिन अगर हम बात करें टॉप 200 में भारत के कितने संस्थान हैं, तो मात्र 2। एक आपका आईआईटी मुंबई जो कि 118वें रैंक पे है और दूसरा आईआईटी दिल्ली जो कि 150वें रैंक पे है। अगला है क्यूएस रैंकिंग 2025 के अनुसार विश्व के शीर्ष संस्थान कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज, अमेरिका। तो ये इंस्टीट्यूट जो है दुनिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट के रूप में अपना स्थान दर्ज करता है। वहीं कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो ये यूके में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ये आपका यूएसए में है। आगे है हाल ही में इसरो ने पुष्पक आरएलवी का मतलब होता है री लॉन्च व्हीकल, अर्थात पुनः प्रक्षेपण यान, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है पुष्पक आरएलवी का। तो देखो आरएलवी होता ये है कि जो इसरो सेटेलाइट लॉन्च करता है, तो उस लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल हम लोग यूज करते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल, जैसे आपने नाम सुना होगा PSLV, GSLV। तो ये सारा जो लॉन्चिंग व्हीकल है, ये क्या होता है कि एक बार यूज होने के बाद समाप्त हो जाता है, इसको हम दोबारा से यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कि हमें जो है कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसरो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है ताकि वो जो है एक ही लॉन्च व्हीकल को बार बार यूज कर सके। जैसे अभी स्पेस एक्स या नासा के कई सारे सेटेलाइट हैं जो कि बार बार यूज किए जाते हैं। एक बार सेटेलाइट भेज दिया जाता है और फिर वापस से जो है वो लॉन्च व्हीकल क्या होता है पृथ्वी पे सेफली लैंड कर जाता है। तो ये चीज़ें होती है। तो उसी तरीके का जो है इसरो भी प्रक्षेपण कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। तो उसी कड़ी में पुष्पक आरएलवी का सफल परीक्षण किया गया। लेकिन यहाँ पूछा ये जा रहा है कि इसका परीक्षण किया कहाँ गया है। तो इसका परीक्षण किया गया है कर्नाटक का जो चित्रदुर्ग स्थित वैमानिक परीक्षण केंद्र है, एस्ट्रोनॉमिकल टेस्टिंग रेंज, वहाँ पे जो है ये आरएलवी का परीक्षण किया गया है। देखते अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि नागास 1 क्या है। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि आरएलवी जो है ये टेक्नोलॉजी अगर इंडिया पा लेता है, हालांकि काफ़ी हद तक जो है पा लिया, तो इंडिया जो है 4th कंट्री बन जाएगा जो जिसके पास जो है री लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाएगी।
अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 कि नागास वन क्या है। तो नागास वन के बारे में याद रखिएगा, ये आत्मघाती ड्रोन है, नाग अस्त्र है ना, नागास्त्र। तो नागास क्या है, एक आत्मघाती ड्रोन है। ड्रोन को जो है यूएवी भी बोला जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और ये क्या करेगा नागास्त्र कि इसे जब लॉन्च किया जाएगा तो ये जो टारगेट होगा तो टारगेट पे जाके अपने आप को हिट कर देगा। तो वो एक्सप्लोसिव होने के कारण ये जो टारगेट है वो समाप्त हो जाएगा। और इसका यूज वैसे जगह पे ज़्यादा किया जाएगा जहाँ पे जो है हमारे सेना को काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपका लेह का जो एरिया हो गया, ठीक है, वो क्षेत्र हो गया, या फिर अक्साई चीन जो है वहाँ पे। तो पाकिस्तान और चाइना दोनों को देखते हुए ये आत्मघाती ड्रोन जो है विकसित किया गया है, नागास वन। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो एक कंपनी है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, उसके द्वारा जो है ये तैयार किया गया है आग्नेयास्त्र वन। अब इसका जो वजन है वो 30 किलो, जो रेंज है वो 30 किलोमीटर तक है, और ये काफ़ी लाइट वेट है, मात्र 9 केजी का जो है ये यूएवी है। और इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है, और ये 1 घंटे तक जो है वो हवा में आराम से जो है उड़ सकता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है रुद्रम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये एक कैसी मिसाइल है। इस तरीके के प्रश्न जो है आपका एनडी और सीडीएस वाले एग्जाम में खासकर पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाता है कि रुद्रम 2 कैसा मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, या फिर एयर टू एयर मिसाइल है, या एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसके अलावा वाटर टू सरफेस मिसाइल है, वाटर टू एयर मिसाइल। देखो, जो रुद्रम 2 है वो एक तरीके का आपका जो है एयर टू सरफेस मिसाइल है। एयर टू सरफेस करने का मतलब कि फाइटर जेट से जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। जो हमारा फाइटर जेट है उसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया जाएगा। और जैसे में आप सुखोई ले लो, सुखोई Su-30 सुखोई के द्वारा, या फिर तेजस के द्वारा, तो इन सब विमानों में जो है इसका हम यूज कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है मिसाइल, इस मिसाइल की कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन करने का मतलब है कि ये किसी भी रडार के रेंज में नहीं आएगा, कोई भी रडार इसका सिग्नल जो है वो पकड़ नहीं पाएगा। और जब कोई रडार सिग्नल नहीं पकड़ पाएगा तो जो एंटी मिसाइल सिस्टम है तो वहाँ पे भी ये जो है हिट कर सकता है। मतलब कि जैसे इजराइल का है ना आयरन डोम, जो कि मिसाइल को पहले प्रेडिक्ट करके उसे जो है समाप्त कर देता है, तो उस चीज़ को भी ये भेजने में सफल होगा। तो नाम याद रखिएगा, रुद्रम 2। और इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि ये कैसा मिसाइल है, उसका मतलब एंटी रेडिएशन है या फिर टैंक के लिए है, एंटी टैंक मिसाइल है, ये चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। और इसका रेंज कितना है, तो इसका रेंज जो है वो आपको 300 किलोमीटर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है भारत की पहली 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट क्या है। पहला चीज़ तो आप यहाँ पे देखो, ये रॉकेट की बात कर रहा है, मिसाइल की नहीं। मिसाइल और रॉकेट में काफ़ी अंतर है। ये मिसाइल जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने रक्षा के लिए, डिफेंस में यूज़ करते हैं, जबकि रॉकेट जो है वो आपका स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है, एक तरीके का स्पेस क्राफ्ट या फिर लॉन्च व्हीकल आप बोल सकते हो। तो बोल रहे हैं भारत की पहली 3D प्रिंटेड 3D टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आधारित है क्रायोजेनिक इंजन, वो कौन सी है। तो याद रखिएगा अग्निबाण। अग्निबाण जो है वो एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। और इसे विकसित किया कौन है, तो चेन्नई स्थित एक कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट कंपनी, उसके द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। अब देखो, अभी जो है ये इंजन ये 3D प्रिंटेड वाला क्रायोजेनिक इंजन वाला एक रॉकेट है। जैसे जैसे ये रॉकेट और भी ज़्यादा डेवलप होगा तो आप समझ सकते हो कि एक प्राइवेट कंपनी मतलब इसरो के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा सा कमेगा। छोटे छोटे सेटेलाइट जो है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें भी स्टार्टअप जो है वो आगे बढ़ के आ रहे हैं स्पेस सेक्टर में भी। तो याद रखिए कंपनी का नाम भी अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट कंपनी। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि नए डाकघर अधिनियम 2023 किस अधिनियम का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 अर्थात 1898 का जो भारतीय डाकघर अधिनियम था उसका जो है ये स्थान लेगा। अब बात आती है कि नई डाकघर अधिनियम 2023 में ऐसी कौन से प्रावधान किए गए हैं या इसमें क्या कुछ नया किया गया है। तो देखो, एक तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी लेटर या फिर कोई भी जो है डाक
अगर छत विच्छित होता है या फिर उसका जो है चोरी होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए जो है वो दंड का प्रावधान किया गया। इसके अलावा डाकघर को जो है वो वापस से उसका पोजीशन है, जैसे हाल के दिनों में क्या है कि डाकघर का जो महत्व है थोड़ा सा कम हो गया है, तो उसको वापस से जो है बढ़ाने के लिए इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी गई है। जैसे बैंकिंग सिस्टम की जो है वो आपका इसमें ऐड कर दिया गया है नए डाकघर अधिनियम 2023 में। इसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट योजनाएं होती हैं, सेवाएं होती है, उससे भी जो है वो पब्लिक सेंटर्ड बना दिया गया है। ठीक है, नागरिक सेंटर्ड जो है उसे बनाया गया है। इसमें यह भी बोला गया है कि सरकार जो है अगर उसे लगे कि कोई भी जो वस्तु है, डाक है, वो हमारे देश के लिए हानि पहुंचा सकता है या फिर जो सार्वजनिक व्यवस्था है, सुरक्षा है, उसे हानि पहुंचा सकता है, तो उस डाक को जो है सरकार रोक सकती है, उसे जो है आगे बढ़ने से रोक सकती है। मतलब एक तरीके से उसको जो है प्रतिबंधित करने का काम जो है सरकार के द्वारा किया जा सकता है। साथ में ये भी बोला गया कि डाक को अगर अनाधिकृत रूप से खोला जाता है, अगर उसे ओपन किया जाता है बिना कस्टमर की इजाज़त की, तो जो डाक अधिकारी हैं उन्हें भी यहाँ पे दंडित करने की बात की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ए नंबर। देखते हैं 13 नंबर। भारत के किस शहर को जून 2024 में विश्व शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर। श्रीनगर को जो है विश्व शिल्प नगरी का दर्जा प्रदान किया गया है। और देखो ये दर्जा प्रदान किसने किया है, तो अभी हाल में ही जो है विश्व शिल्प परिषद के द्वारा, अर्थात विश्व शिल्प परिषद के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि श्रीनगर को जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा। और इसके कारण अब भारत में जो शिल्प नगरी है उसकी जो कुल संख्या है वो अब बढ़ के कितनी हो गई है, वो अब बढ़ के आपका 4 हो गई है। 4 ऐसे शहर हो गए भारत में जो कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। कौन कौन? तो एक आपका जयपुर है, मैसूर है, ममलापुरम है और श्रीनगर है। तो आप इन चारों को ध्यान में रखिएगा, जयपुर, मैसूर, ममलापुरम और श्रीनगर। अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ओम बिरला को जो है वो वापस से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। और आपको मालूम होगा कि 18वीं लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो है वो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जो है वो आपके प्रधानमंत्री बने हैं। और ये इनका जो है लगातार तीसरा कार्यकाल होगा, लगातार जो है ये थर्ड टाइम भारत के पीएम बनेंगे। और जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है ये लगातार 3 बार बनने वाले एक प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार शपथ लिया था, उन्होंने भी जो है 3 बार शपथ लिया था। शपथ लेना वो अलग चीज़ हो जाता है क्योंकि बीच में उनका जो टाइम सरकार थी वो गिर गई थी और बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था। अब देखो एक तो हो गया स्पीकर, कहीं कहीं पे आपको पूछ दिया जाता है कि जो स्पीकर है उसका चुनाव कैसे होता है, वो शपथ किसके सामने लेता है। तो स्पीकर का चुनाव जो है अलग से नहीं होता, जबकि जो लोकसभा के मेंबर चुन के आए हैं उसी में से एक को जो है वो चुन लिया जाता है स्पीकर के रूप में। ठीक है, तो अलग से इनका कोई शपथ नहीं होता है। आगे है बताया गया कि सबसे जो बुजुर्ग मंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं जीतन राम मांझी। जो मतलब नया कैबिनेट बना है, कैबिनेट में कुल 72 मंत्री हैं प्रधानमंत्री सहित, तो उसमें उस कैबिनेट में सबसे जो बुजुर्ग मंत्री हैं वो हैं जीतन राम मांझी। और इनको जो मंत्रालय दिया गया है आप नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री का जो पोस्ट है इनको दिया गया है जीतन राम मांझी को। वहीं चिराग पासवान जो है इन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का जो है वो दर्जा दिया गया है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। फिर अन्नपूर्णा देवी ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। देखो यहाँ पे जो भी मंत्री का लिस्ट दिया गया ना, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया गया। जैसे पर्यावरण का भी पूछा जाता है, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री भी पूछा जाता है अन्नपूर्णा देवी। चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री। और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय जीतन राम मांझी। पीयूष गोयल जो है उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी बनाया गया है।
इसके अलावा जो किंजरापू राम मोहन रेड्डी हैं उन्हें बनाया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ये हमारे शिक्षा मंत्री हो गए, एस जयशंकर ये विदेश मंत्री हैं, जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और इन्हीं के पास जो है रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं जेपी नड्डा। नितिन गडकरी ये आपका सड़क परिवहन मंत्री हो गया। शिवराज सिंह चौहान जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें जो है अब कृषि मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। वित्त मंत्री आपको मालूम ही होगा, निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री हैं, और अमित शाह जो है वो गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री का भी पदभार संभालते हैं। और रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। तो आप इन्हें जो है ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है। देखो यहाँ से जो है हमारा इंटरनेशनल का जो है वो शुरू हो जाता है, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है जैकब जुम्मा, सिरिल रामाफोसा, थाबो म्बेकी और जूलियस मलेमा। देखो हुआ ये है कि दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो सिरिल रामाफोसा जो है वो राष्ट्रपति चुन के आए हैं। लेकिन चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बार जो है पिछले 30 वर्षों में अफ्रीका में नेशनल जो इनकी पार्टी है, सिरिल रामाफोसा की जो पार्टी है नेशनल कांग्रेस, उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ठीक है, मात्र 40% जो है इन्हें वोट परसेंटेज मिला है, तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। और ये एक काफ़ी बड़ी बात हो जाता है क्योंकि 1994 में जब रंगभेद की समाप्ति हुआ था वहाँ पे, तो उसके बाद से हमेशा से जो है नेशनल कांग्रेस जो है एक मेजर बहुमत लेके आते थे। और 1994 के बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे नेल्सन मंडेला। तो उस टाइम भी जो है लगभग आपका 62-63% जो है वो बहुमत उन्हें प्राप्त हुआ था। उसके बाद तो फिर और बढ़ा ही था, फिर बहुमत जो है आगे आने वाले चुनाव में जैसे थाबो म्बेकी, इनके टाइम में क्या हो गया था कि ये लगभग 70% तक ये बहुमत लाने में सफल हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों से जो है इनका जो परसेंटेज है नेशनल कांग्रेस का वो कमता जा रहा है, और पहली बार है कि इन्हें जो है वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और ये गठबंधन की सरकार जो है बनाए हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे इसके पहले जो राष्ट्रपति थे जैकब जुम्मा, ये काफ़ी जो है विवादास्पद रहे थे। इनकी उम्र जो है लगभग 60+ थी, और इनकी जो पत्नी थी इन्होंने मात्र 15-16 साल की जो लड़की है उससे शादी किया था। तो मतलब एक उसके कारण भी आप बोल सकते हो कि इमेज जो है वो देश का भी खराब हुआ था। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। देखो इस टाइप का प्रश्न जहाँ भी पहला लगा हुआ हो, पहला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली जो है कुछ भी मतलब पहला जहाँ पे लगा हुआ है, तो वो प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो इसका सही आंसर होगा क्लॉडिया सिनबाम जो है वो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और यहाँ का जो टेन्यूर होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए जो है वो चुनी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि बगल में ही मेक्सिको का है, आपका नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में ये अमेरिका का पड़ोसी है। लेकिन अमेरिका से पहले जो है अमेरिका भी आज तक अपने देश में वो चीज़ें नहीं ला पाया है, वहाँ अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। लेकिन क्लॉडिया सिनबाम जो है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक उपलब्धि जो है माना जा रहा है। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है G7 का 50वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो G7 काफ़ी चर्चा में रहा था, और G7 का जो पहला शिखर सम्मेलन है, मतलब 50वां शिखर सम्मेलन है, एक तरीके से ये माइलस्टोन है। किसी का भी 50वां, 75वां, 100वां, तो ये काफ़ी जो एक माइलस्टोन होता है। तो 50वां शिखर सम्मेलन ये आपका आयोजित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली के फसानो नामक शहर में जो है G7 का 50वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और आपको ये भी मालूम होगा कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, और उन्हीं के द्वारा जो है ये होस्ट किया गया था। अब देखो बात ये है कि G7 जो है ये है क्या, और इसका इसमें जो है जो 7 है उसका मतलब क्या होता है। तो हुआ ये था कि 1973 में पूरे विश्व में जो है एक वाइड क्राइसिस आ गया था, तेल संकट आ गया था। तो उस
तेल संकट के बाद जो दुनिया के टॉप कंट्री थे उन्होंने जो है आर्थिक समृद्धि के लिए एक अपना ग्रुप बनाया था। और उस टाइम में कौन कौन, तो एक तो आपका यूएसए, यूके अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस 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 के अलावा फिर आपका जर्मनी भी था। तो ये कितनी हो गया, 1 2 3 4। इसके अलावा फिर आपका इटली ये भी जो है उसमें शामिल था। तो इन सब देशों के द्वारा यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 1 2 3 4 5, और एक आपका एशियन कंट्री से जापान था। तो ये 6 देशों ने जो है वो एक संगठन बनाने की बात की 1976 में। 1976 में जो है इन्होंने 1976 नहीं 1975 में एक बैठक बुलाया था और इन्होंने एक कंट्री बनाया। तो स्टार्टिंग में ये 6 कंट्री ही थे। फिर बाद में होता ही है कि 1976 में कनाडा भी जो है इसमें शामिल हो जाता है। तो कनाडा के शामिल होने के बाद ये जो है ग्रुप आपका बन जाता है G7, और उस टाइम से जो है ये आपका कंटिन्यू है। बीच में कुछ दिन के लिए G8 भी हुआ था जब रसिया इसमें शामिल हुआ था, लेकिन जब यूक्रेन के साथ क्रीमिया का युद्ध हुआ तो फिर ये G8 वापस से क्या हो गया, G7 में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग बात ये करते हैं कि आखिर इस G7 में किन किन मुद्दों के ऊपर जो है वो मेनली बात किया गया था। तो देखो इस बार का जो G7 था, चूँकि एक माइलस्टोन भी था, तो इसमें जो बात किया गया उसमें एक बात किया गया PGII को आगे बढ़ाने की बात की गई। अब PGII क्या होता है, तो ये होता है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि चाइना का जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है कि कर्ज दे के जो छोटे छोटे देश हैं उनको फंसाने का, तो उससे बचाने के लिए जो है G7 के द्वारा ये मुहिम चलाया गया है PGII, पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ताकि जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो G7 की कंट्री के द्वारा जो है उन्हें बुनियादी सुविधा जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसकी बात की गई है। ठीक है, फिर इसमें जो है बोला गया कि 2027 तक ये लोग जो है 600 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, 600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई। इसके अलावा फिर IMEC का भी बात किया गया। IMEC करने का मतलब है कि भारत मध्य जो मैरिन एक कॉरिडोर बन रहा है उसकी बात की गई है। इंडियन मैरीटाइम जो आपका गलियारा है, इकोनॉमिक गलियारा है, आर्थिक गलियारा है, उसकी बात यहाँ पे की गई है और बोला गया कि इसको जो है और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ जो है इन्वायरमेंटल के ऊपर भी बात किया गया कि कैसे जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है, तो वो भी बात यहाँ पे की गई है। और उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि G7 के देशों ने 2023 तक मेथेन गैस के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत तक कटौती का लक्ष्य रखा है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। मतलब एक काफ़ी बड़ा टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जो है ये 75% अर्थात 2/3 जो मीथेन गैस है उसके उत्सर्जन में ये लोग कटौती करेंगे। और इसके अलावा बोला गया 2050 तक जो हानिकारक गैसें हैं उनके उत्सर्जन को भी जो है घटा के ये लोग नेट जीरो करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे। तो दोनों चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य किस वर्ष का दिया है, किस वर्ष तक जो है वो बोला है कि हम जो है नेट जीरो अपने आप को बनाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जून 2024 में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। ऑप्शन है पोलैंड, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड या जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है जून 2024 में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन संपन्न किया गया था। हालांकि इसका कोई ठोस रिजल्ट नहीं आया क्योंकि दोनों की जो मांगे हैं, रूस की ने भी जो कंडीशन रखा है वो यूक्रेन को पसंद नहीं है। वो बोलता है जितने एरिया पे मैंने कब्जा किया है वो जो है उस पर मेरा अधिकार होगा, और दूसरा कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल नहीं होगा, जबकि यूक्रेन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका लैंड जो है
वो उससे छीन लिया जाए। और वो ये भी बोलता है कि नाटो में भी हम शामिल होंगे। तो यही सब बातों को लेकर जो है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कोई फाइनल रिजल्ट पे नहीं आया। बस यही है कि यूक्रेन को ये लोग जो है और पैसे मुहैया कराएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर किस देश का लूनर प्रोब वापस धरती पर लौटा है। तो और ये जून 2024 की घटना है कि चंद्रमा से मिट्टी और चट्टान के नमूने को लेके चीन का जो एक लूनर प्रोब था लूनर प्रोब मॉडल चांग ई6 वो जो है चांद से मिट्टी और चट्टान के नमूने को लेकर वापस पृथ्वी पे लौटा है। और ये काफ़ी बड़ी बात है कि पृथ्वी से कोई सेटेलाइट जो है वो चांद पे जाता है और वहाँ पे खुदाई करता है और मिट्टी के सैंपल लेके फिर वापस जो है वो कहाँ आ जाता है, धरती पे आ जाता है। तो ये जो ह्यूमन है उसके टेक्नोलॉजी का जो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है जून 2024 में रूस ने किस देश के साथ समग्र रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है उत्तर कोरिया के साथ। रूस जो है वो उत्तर कोरिया के साथ एक समग्र रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। और इसके तहत ये है कि अगर रूस के ऊपर कोई अटैक होता है तो रूस जो है उत्तर कोरिया जो है वो उसे सामान मुहैया कराएगा और जो भी सैन्य सहायता है वो उसे प्रदान करेगा। उसी टाइप का जो है अगर रशिया ये उत्तर कोरिया पे कोई अटैक होता है तो रूस जो है उसे हेल्प करेगा। ये जो है दोनों के बीच संबंध जो साझेदारी उस पर हस्ताक्षर हुआ है जून 2024 में। आगे है कि जनवरी 2025 से 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में एशिया का प्रतिनिधित्व कौन सा देश करेगा। देखो इतना तो मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 जो है अस्थायी देश हैं। 5 क्या है, अस्थायी देश हैं। इसके अलावा 10 जो है वो अस्थायी देश हैं। 10 अस्थायी देश हैं का चुनाव होता है। तो ये 10 अस्थायी में जो है वो हर साल इनका जो टेन्योर होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए जो है इनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हर साल जो है 5 जो है नए सदस्य का चुनाव होता है। तो पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 से 2 वर्षों के लिए एशिया का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट का जो मेंबर है वो इसमें शामिल होता है। तो एशिया का प्रतिनिधित्व भारत नहीं करेगा, जापान भी नहीं करेगा। ठीक है, भारत, जापान, पाकिस्तान जो है ये इस बार इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। जनवरी 2022 से लेकर 2027 तक जो है ये इसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो याद रखना है एशिया का प्रतिनिधित्व जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। और जो 5 कंट्री हैं उसमें एक पाकिस्तान है, दूसरा सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा। ये 5 कंट्री हैं जो 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक जो है ये अस्थायी मेंबर के रूप में कार्य करेंगे। अब चलते चलते जो है कुछ और बातों पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। पहला ये हम लोगों ने देख लिया कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा कि पपुआ न्यू गिनी को जो है भारत ने $10 लाख की राहत सामग्री वहाँ भेजी है, हेल्थ जो इमरजेंसी हुआ था उसके कारण। फिर क्यूबा को भी जो है मानवीय सहायता के रूप में 90 टन दवा सामग्री जो है वो भारत ने भेजी है। तो ये चीज़ें याद रखना है कि पपुआ न्यू गिनी को भारत ने भेजा वो राहत सामग्री $10 लाख की, और क्यूबा को जो है 90 टन जो है दवा भेजा है। फिर विमान दुर्घटना में जो है मलावी के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है। लेकिन विमान इनका नाम भले ना पूछे, आपको ये पूछा जा सकता है कि मलावी की राजधानी क्या है। तो मलावी की राजधानी जो है लिलुंगवे है, लिलुंगवे। तो ये याद रखना है। अब जो है कुछ प्रमुख जो है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हैं उनको हम लोग देख लेते हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे जर्मनी के चांसलर है ओलाफ सोलाज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, जापान के पीएम है फुमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। कनाडा के प्रधानमंत्री हो गए जस्टिन ट्रूडो, ये तो वही है, दोनों रिपीट हो गया यहाँ पे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है उर्सुला वॉन डेर लेयन है, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो है चार्ल्स मिशेल। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ये भी काफ़ी पूछा जाता है अजय बंगा, और ये भारतीय मूल के ही हैं, इंडियन है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटरेस है, और आईएमएफ के जो प्रबंधक निदेशक हैं, ठीक है, वो हैं क्रिस्टिना जॉर्जीवा। तो ये भी जो है आपको याद रखना चाहिए। एक प्रश्न ऊपर में हम लोग का छूट गया है, वो ये था कि G7 जो है 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, और शायद बताया था नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो याद रखिएगा G7 जो है 2025 में ये आपका आयोजित होगा कनाडा में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? कनाडा में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। हाँ, ये आपका एक छूट गया था, G7 का 51वां शिखर सम्मेलन जो है वो कनाडा में आयोजित किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो सेक्शन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 जो है वो आपको पार्ट 1 के नीचे में ही उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो भी जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।